हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, प्रबंधन व मैनेजमेंट की क्लास आज है 26वीं। साथियों, 25 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो साथियों, आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 जो क्वेश्चन रखते हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। तो साथियों, आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। साथियों, आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय लेखांकन किससे सरोकार रखते हैं। साथियों, बताना है कि जो वित्तीय लेखांकन होते हैं वो इन ऑप्शंस में किससे सरोकार रखते हैं। साथियों, तो पहला ऑप्शन से क्या लेन देन का अभिलेखन से? नहीं साथियों, लेन देन का अभिलेखन वर्गीकरण एवं सारांश से नहीं साथियों। तीसरा ऑप्शन है साथियों, केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी से सरोकार रखते हैं? नहीं। तो इसका आंसर सही है कि वो सरोकार रखते हैं किससे साथियों? वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता से साथियों। चौथा वाला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन था कि वित्तीय लेखांकन किससे सरोकार रखते हैं, तो साथियों वो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता से सरोकार रखते हैं। ऑप्शन चौथा सही आंसर है साथियों। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है कि उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, तो कौन जो है संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर है भुगतान वापसी, पे बैक की अवधि साथियों इस पर संदर्भित करता है। ठीक है, जिससे स्थायी संपत्ति को निवेश को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, तो क्या है? भुगतान वापसी की अवधि उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या है? भुगतान वापसी की अवधि। साथियों, देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शंस लगे हुए हैं, आप लोग देखिए। अब मैं आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से ऑप्शंस में बताना है कि कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं। तो वो कौन से हैं साथियों? कर्मचारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है किसको साथियों? किसको बदल रहे हैं? कर्मचारी को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, चौथा क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा है। निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं? कौन है साथियों वो सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं? तो वो हैं जो विशिष्ट गतिविधि को कराने की क्षमता रखते हैं, वही साथियों अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल साथ के जुड़े रहते हैं। ठीक है, जो विशिष्ट गतिविधि को कराने की क्षमता रखते हैं। ये आप लोग दूसरा ऑप्शंस देखिए, तीसरा, चौथा। तो इसका सही जवाब साथियों कौन सा है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। आइए अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि इनमें से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को साथियों शामिल करता है? बताना है कि कौन है जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने और निष्पादन के मापन और संशोधनों को शामिल करता है। तो साथियों वो होता है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। ठीक है, अब हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आइए, सातवां क्वेश्चन है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन को मूल्यांकन को क्या कहते हैं साथियों? तो इसको कहते हैं नियंत्रण। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आठवां क्वेश्चन देखिए, जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं, साथियों पूछा गया है कि जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेब्ट अशुद्ध ऋण लेखे को कहाँ स्थानांतरित करते हैं साथियों? तो कहाँ पर करते हैं आप अशुद्ध ऋण लेखे को स्थानांतरण? लाभ हानि लेखा पर। कहाँ पर साथियों? लाभ हानि लेखा पर आप लोग जो है
स्थानांतरित किया जाता है साथियों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप लोग तीनों ऑप्शंस देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी एक बार दोबारा से देख सकते हैं। आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन साथियों अति महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न है। आपके लिए मैं रिवीजन के तौर पर एक क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि आप लोग अपना देख सकें कि हमारा इतना सही हो रहा है कि मतलब ताकि आपको एग्जाम में जाने पर कोई प्रेशर ना रहे। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेपर में बहुत फायदा मिलेगा। 9वां क्वेश्चन देखिए साथियों, वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं साथियों। किस वातावरण में कार्य करते हैं वो साथियों? तो वो अनिश्चितता वातावरण में कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं वो किस वातावरण में कार्य करते हैं? तो अनिश्चितता पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए 10वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। निष्पादन एक निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो इसको जाना जाता है नियंत्रण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है साथियों। कौन से नाम से? नियंत्रण करना प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है साथियों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, इसके ऑप्शंस नीचे हैं, आप लोग पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा। वित्तीय लेखांकन मापन बोर्ड FASB के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह है साथियों? तो क्या ऑप्शन पहला है करों के लिए सरकार को नकदी बहिर्प्रवाह? नहीं साथियों। ऑप्शन 2 इसका देखिए, लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी बहिर्प्रवाह इसका सही आंसर है साथियों। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑप्शंस क्वेश्चन देखा होगा कि वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड FASB के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह है? तो वो साथियों नकदी प्रवाह कौन सा है? लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी बहिर्प्रवाह है, इसका सही आंसर है दूसरा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि लेखांकन प्रविशिष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है यदि इसमें किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नज़रअंदाज किया जाता है, तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को क्या कहा जाता है साथियों? तो ऐसी त्रुटियों को कहा जाता है लापरवाही की त्रुटियां। ध्यान रखिएगा, ऐसी त्रुटियों को क्या कहेंगे? लापरवाही की त्रुटियां कहेंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है साथियों? कौन सा जो है संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसको रुझान अभिक्षमता परीक्षण टेस्ट कहेंगे इसको। तो इसी के द्वारा जो है संगठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। आप लोग चाहे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। आइए चौथा ऑप्शन था बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 14वां क्वेश्चन साथियों। आइए 14वां क्वेश्चन है कि जो है देखिए मैं जूम कर देता हूं, आइए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। 14वां क्वेश्चन है, बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है, निम्न में से कौन संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है? बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है, निम्न में से कौन संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है साथियों? तो इसका सही जवाब है कौन सा है साथियों? बाहरी सूचना का एक उदाहरण तो वो है साथियों 3rd आंसर सही है, फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया साथियों। कौन सी? फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया। आप लोग एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखिए। बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती हैं, निम्न में से कौन संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है? तो साथियों बाहरी सूचना का उदाहरण है फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया। आइए अब हम लोग 15वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता है।
कोई भी संदेश हो साथियों वो ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता है, और साथ ही ये प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है साथियों। तो निम्न में से कौन सुनने की एक प्रभावी तकनीक नहीं है साथियों, वो बताना है कि तकनीकी नहीं है साथियों, तो वो आंखों के संपर्क से बचना, ठीक है, यही तकनीकी नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मैं आगे ऑप्शंस दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए साथियों, ये तीनों ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, लेकिन इसका सही जो आंसर है साथियों वो है आंखों के संपर्क से बचना, ठीक है, सुनने की तकनीकी प्रभावी में से एक नहीं है, ठीक है। आइए 16वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं अब हम लोग। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। एक लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा, तो वो कौन सी साथियों अवधारणा है जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा? तो साथियों वो योजना कौन सी होती है? वो साथियों व्यापार सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा बताती है। कौन सी साथियों? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, ठीक है, बताती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए साथियों। जब एक व्यक्ति को 17वां क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम विपर्यासी उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होगा साथियों? तो परिणाम होगा भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष साथियों परिणाम सही होगा। जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम कैसा होता है साथियों? भूमिका संघर्ष, ठीक है। आइए 18वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है साथियों? तो ऐसी कंपनी को किस रूप में जाना जाता है? मूल सक्षमता के रूप में जाना जाता है। कैसी साथियों? जब एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है तो उसको कैसे रूप में देखते हैं साथियों? मूल सक्षमता के रूप में देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मैकग्रेगर इसका सही आंसर है। मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत क्या कहता है साथियों? मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ एक प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। कौन साथियों? मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर साथियों, क्योंकि आप लिख लेना इसको कि मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत जो होता है साथियों वो मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ व प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। कौन साथियों? मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए आप लोग। निम्न में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता है साथियों? बताना है कौन सा है जो चालू देनदारियों का गठन नहीं करता है साथियों? तो प्रस्तावित लाभांश करता है, बकाया व्यय करता है, व्यापार लेनदार करता है। तो साथियों जो देनदार होता है वो जो है चालू देनदारियों का गठन नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, चालू देनदारियों का गठन जो नहीं करता है साथियों वो कौन होता है साथियों? देनदार होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अब हम लोग 21वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। देखिए आप लोग, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुभने की क्रिया कहलाती है साथियों। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं साथियों डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णयन। क्या कहते हैं साथियों? डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णयन कहते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान और चुनने की प्रक्रिया कहलाती है साथियों क्या? निर्णयन कहलाती है। ध्यान रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन साथियों देखिए 22वां क्वेश्चन है कि गुडविल साख डैश 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 एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है साथियों? गुडविल साख जो होती है वो साथियों गुडविल साख किसका उदाहरण है? तो वो है अमूर्त परिसंपत्ति का उदाहरण। किसका साथियों? अमूर्त परिसंपत्ति का उदाहरण है क्या? गुडविल साख। ध्यान रखिएगा साथियों, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। आइए 23वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कि निम्न में से कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है साथियों? बताना है कौन सी इन चारों ऑप्शंस में कौन सी एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है साथियों। तो जो छोटे औजार होते हैं वो साथियों एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्या छोटे औजार एक
स्थायी परिसंपत्ति नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। देखिए ऑप्शंस नीचे हैं, पहले क्वेश्चन समझिए एक बार ढंग से। एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि इसकी देनदारियां इसकी परिसंपत्ति से अधिक हैं। ठीक है, इसकी जो देनदारियां हैं वो इसकी परिसंपत्ति से अधिक हैं। एक शेयर धारक को डैश 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 भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों? तो पहला ऑप्शन नहीं सही है, दूसरा नहीं, तो क्या कहा जाएगा साथियों? उसको हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए एक बार। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, दूसरा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और थर्ड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लगे हुए हैं। तो साथियों एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 24वां क्वेश्चन है, एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि इसकी देनदारियां इसकी परिसंपत्ति से अधिक हैं। ठीक है, एक शेयर धारक को भुगतान करने के लिए कहा जाएगा साथियों। क्या कहा जाएगा? कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जाती है वह कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है तरल संपत्ति। ठीक है, आज के लिए साथियों काफ़ी है। अब मिलते हैं अगले सेशन में साथियों अगले क्वेश्चन के साथ। तो कैसा लगा हमारा प्रयास जरूर बताएं साथियों, और चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।